आरएसएस में क्या मुसलमानों की जगह है? क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जो देशभक्ति में दिखा दिया कोई भाई नहीं अगर अधर्म के साथ खड़ा है तो हमारा दुश्मन। आरएसएस है क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेन काम शाखा और शाखा के माध्यम से व्यक्ति का निर्माण वाली जो मानसिकता है ये कैसे खत्म? राष्ट्रभक्ति देशभक्ति फर्स्ट। जात पात को लेके क्या है कि मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस कड़ी को तोड़ने की जरूरत है। फिर ऊंच नीच ये सब स्वयंसेवक जब तक वो नहीं होगा तब तक शायद ये संपन्नता या ये वैभव हमारे देश का जो होना चाहिए, जो श्रम सीमा पे जाना चाहिए। अगर हम बात करें तो राजनीति डिवाइड करती है, तो महिलाओं को भी आके लीड करने का मौका मिलेगा। आरएसएस में एक स्लोगन भी चलता है, वन से स्वयंसेवक ऑलवेज बी ए। कुछ कमियां हैं जिनको दूर करना चाहिए, ऐसा कुछ क्षेत्र जहाँ सुधार की जरूरत भला करने के लिए कोई ना कोई संगठन खड़ा ही है। हम तो पूरे विश्व को अपना घर भी मानते हैं। यही है अल्लाह की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, गॉड की प्राप्ति। नमस्कार फ्रेंड्स, कहानी आपकी जवानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। देखा जाए तो हमारे देश का अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा संगठन है। तो इस पे आज बातचीत करेंगे मुकेश भैया से। मुकेश राजपूत सर हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में। वे एक छोटा सा आपका परिचय क्यों ना हो जाए कि आप कब से आरएसएस में हैं? मैं सन 1990 से जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बाल्यकाल जी और से मैं जुड़ा। जी जी पिताजी हमारे इरिगेशन में जी सर्विस किया करते थे जी और 90 में ट्रांसफ़र होकर वो यहाँ पर आए। ओके। और उसी समय पर मेरा जो एडमिशन हुआ जी सरस्वती विद्या मंदिर जी खैर रोड पर स्थित है, वहाँ पर हुआ। जी। और फिर वहीं के माध्यम से एक प्रचारक बंधु घर पर आना हुआ। जी जी। और दिसंबर 1990 का जो समय था जी जी तब से हमने फिर शाखा में जाना प्रारंभ किया। ओके भैया, ये आरएसएस देखा जाए तो बहुत सारे हिंदुओं में भी कन्फ्यूजन है और तो धर्म में क्या कन्फ्यूजन है ये कि आरएसएस क्या है, कैसे बना, क्यों बना। तो ये आरएसएस है क्या, एक थोड़ा सा आप संक्षिप्त में बताएंगे? देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि मैं 1990 में एक शाखा से जुड़ा। जी जी। आरएसएस का जो मेन काम है जी, वो मेन काम है शाखा संचालित करना, शाखा संचालित और शाखा के माध्यम से व्यक्ति का निर्माण करना। ओके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेन काम शाखा जी। और शाखा पर जो आने वाले तरुणाई है या प्रौढ़ है या जो भी हैं, जी जी, उनका निर्माण करना। ओके। व्यक्ति का निर्माण हो जाएगा तो वो फिर कहीं पर भी जाए, जॉब में जाए, व्यापार में जाए, और उसका ध्येय पहले ये रहता है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, यानी राष्ट्रभक्ति देशभक्ति जी जी फर्स्ट। ओके। ये मेन मोटिव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शाखा के माध्यम से व्यक्ति के अंदर निर्माण करना है। ओके। संघ का जो मुख्य पर्पज है वो है एक व्यक्ति का निर्माण करना। व्यक्ति का निर्माण हो जाएगा तो फिर संघ का या जो समाज है उसका ऑटोमेटिक निर्माण हो जाएगा और वो अच्छा निर्माण होगा, वैभवपूर्ण निर्माण होगा और न्यायपूर्ण वाला निर्माण होगा। बिल्कुल। तो भैया ये जैसे आरएसएस की मैं बात करूं या संघ की मैं बात करूं तो ये कब इसकी उत्पत्ति हुई, इसकी स्थापना की जरूरत हमें क्यों पड़ी और किसने की? देखिए, कुछ चीजें मैं इतिहास में लेकर जाना चाहूंगा। जी प्लीज ना। और इतिहास इति प्लस हास, जैसा हुआ वैसा हमको बताया गया क्या जी। अगर उसको हम इंग्लिश में लें, हिस्ट्री हिज प्लस स्टोरी, यानी अपनी कहानी, लेकिन हिज प्लस स्टोरी। यस। तो हुआ क्या है कि बहुत सारी चीजें इस प्रकार से रही हैं कि हमको वो सारी चीजें बताई नहीं गई जी। भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे आधिपत्य कर रखा था। 1857 के अंदर एक क्रांति हुई जी। लेकिन कुछ कारणों से वो क्रांति विफल हुई जी। उस क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा जो शासन था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया और एक आयोग बनाया जी। उस आयोग के जो प्रेसिडेंट थे एओ ह्यूम, जो कई जिलों में कलेक्टर वगैरह रहे जी। और उस आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि हम भारतवर्ष को अगले 100 वर्ष के अंदर फ्री करेंगे या मुक्त करेंगे। तो आप देखेंगे 1857 और फिर 1947 जी जी, लगभग 90 वर्ष के बाद वो यहाँ से गए। वो भी उस समय की परिस्थितियां बनी, उस कारण से उनको जाना पड़ा जी जी। तो मैं जो बताना चाह रहा था, वो क्रांति विफल हुई जी। लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटिश वायसराय से इनकी बात हुई, बोले क्रांतिकारी गतिविधियां तो चलेंगी, लेकिन इतना बड़ा जो अभी काम हुआ है इसके बाद दोबारा पुनः ऐसा कदम ना उठे जी। इसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि हमें एक वाल्व के रूप में कोई ना कोई चीज यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी जी। और ऐसा एक संगठन खड़ा करना पड़ेगा जिससे भारतीय जनमानस भी जुड़े। ओके। इसी को ध्यान में रखते हुए 1885 के अंदर 1885 ठीक है, एक संगठन का गठन किया ओके, जिसका नाम था कांग्रेस। ओके। और उस कांग्रेस की स्थापना करते वक्त
सबसे पहले जो करता धरता इसके मेन जी एओ ह्यूमी थे, जी और उसके साथ साथ भारत के भी कुछ लोगों को लेके एक संगठन बनाया, जी जी जिसका मोटिव था कि भारत के अंदर चलने वाली गतिविधियां जी। उन पे नजर रखी जा सके, जी जी और जो भी अगर है हमें पहले से उसका पता चल जाए। बिल्कुल। और उसी समय पर एक व्यक्ति का और नाम आता है, जी क्योंकि अंग्रेजों को ये लग गया था 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम सब सामूहिक शक्ति के साथ लड़े थे, जी तो उनका एक फंडा था कि डिवाइड एंड रूल ये रखा जाए। तो उन्होंने उस समय के लीड ग्रुप में आने वाले मुस्लिम्स जो संभ्रांत समुदाय से थे, संभ्रांत थे, उन लोगों को एक प्रिविलेज देते हुए उनके ऊपर हाथ रखा, जिसमें से एक नाम आता है सैयद अहमद खान, और उनको सर की उपाधि अंग्रेजों ने दी, क्योंकि सर्विस उन्होंने की, उनको न्यायाधीश बनाया। और सर की उपाधि उस समय उन्हीं लोगों को दी जाती थी, एक तरह से ये कहें कि जो अंग्रेजों के चाटुकारिता में चरम पर रहते थे, क्योंकि जो विरोध करने वाला होता था उसके साथ तो कोई ना कोई बिल्कुल उसमें तो आप नेस्तनाबूद भी करोगे, बिल्कुल जुल्म भी करोगे। तो उस प्रकार से फिर सैयद अहमद खान ने जी और एक विद्यालय की नींव रखी। ओके। और वो समय रहा होगा 1887, और इस समय का ही इसी दौरान वो नींव रखी गई, मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज करके। ओके। उसके पहले जो प्रिंसिपल थे अंग्रेज ऑफिसर थे, अंग्रेज थे वो, और एक दो और, इन सब लोगों ने फिर आगे का खेल शुरू किया। समय धीमे धीमे बीतता चला गया, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ 1857 से मैंने क्यों विषय उठाया। जी जी। देश के अंदर उस समय पर बहुत महान विभूतियां जन्म लिया। बिल्कुल। और एक घटना और आती है, आज भी उसको कह के तथाकथित सब लोग ये कह देते हैं कि दो देश बनाने का जो सिद्धांत था, द्विराष्ट्र सिद्धांत, वीर सावरकर ने दिया। मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ। 1887 दिसंबर 1887 लखनऊ के अंदर, और मार्च 1888 मेरठ के अंदर सर सैयद अहमद खान ने एक भाषण दिया। और उस भाषण में जो नींव रखी गई थी द्विराष्ट्र सिद्धांत की, आप हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे, पाकिस्तान के भी एक हिस्टोरियन रहे हैं इमानुल हक करके, उन्होंने भी लिखा है कि दो राष्ट्र सिद्धांत की जो नींव थी वो तो सर सैयद अहमद खान ने रख दी थी। उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्र हैं, इनकी सब कुछ अलग है, ये एक साथ नहीं रह सकते। सामान्य एक भाषण देते हुए उन्होंने ये बात कही थी। उसी समय से लोगों को लगने लगा था कि हमको तो अपना अलग बनाना पड़ेगा। जो हिस्टोरियन पाकिस्तान का है उसने ये लिखा है कि कायदे आजम ने तो सर सैयद अहमद खान की बनाई हुई नींव पर सिर्फ इमारत खड़ी करी। और सर सैयद अहमद खान ने एक पुस्तक लिखी है 1857 गदर एक मीमांसा, अंग्रेजों को एक तरीके से बटरिंग करने के लिए। उसमें उन्होंने ये प्रस्तुत किया है कि मुसलमानों ने युद्ध आपके खिलाफ नहीं किया, ये भारतीय जो हिंदू हैं इन्होंने ही किया है। और सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस से भी जुड़ने के लिए मना किया है। अच्छा। उस समय के दौर में। और ये एक पार्ट ये चल रहा था, दूसरी तरफ एक पार्ट और चल रहा था, आपने नाम सुना होगा, भारत के ज्ञान का डंका। उस अंधकार के समय पर 11 सितंबर 1893 को मिशिगन नदी के किनारे शिकागो के अंदर एक आयोजन हो रहा था, प्रदर्शनी हो रही थी। अमेरिका की खोज को 400वां वर्ष था। तो अमेरिका ने एक वर्ल्ड वाइड प्रदर्शनी रखी, और भारत का एक ऐसा नौजवान संत जिसको बुलाया भी नहीं गया था, और अपनी गुरु की प्रेरणा से वो व्यक्ति 1892 24, 25, 26 दिसंबर को 3 दिन उन्होंने साधना की, भारत की ओर रुख करके, जहां आज विवेकानंद स्मारक बना हुआ है कन्याकुमारी का, उसकी ओर मुख करके 3 दिन साधना की है। और फिर गुरु की आज्ञा से वो वहां पहुंचते बड़े संघर्ष के साथ शिकागो के अंदर पहुंचे। और उनके गुरु की महत्ता रही। और 11 सितंबर 1893 का वो दिन आता है, और उस दिन उनको बोलने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं था कि भारत से और लोग नहीं गए थे, भारत से और लोग भी गए थे। लेकिन वो सब लोग कैसे थे कि एक तरीके से भारतीयता को और भारतीय का जो अपना सनातन है या उन सब लोगों को एक हीन दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का पूरा आधिपत्य था, उनका गुणगान करते थे। उस निर्भीक जो युवा सन्यासी था जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद, उन्होंने जब वहां अपना संबोधन प्रारंभ किया है, और प्रारंभ करते हुए उन्होंने जो भारत का ज्ञान है उन्होंने वहां प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, मैं उस देश से आया हूँ जिस देश का मानना ये है, जहाँ ये मान्यताएं हैं, जिस प्रकार नदियों का उद्गम होने के पश्चात वो विभिन्न रास्तों से होती हुई
उनका डेस्टिनेशन एक ही होता है, बिल्कुल उनका लक्ष्य एक ही होता है, समुद्र में मिलना। समुद्र में मिलना, उसी बिल्कुल। प्रकार ईश्वर प्राप्ति के रास्ते, उनकी पूजा पद्धति के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन सबका यही है, अल्लाह की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, बिल्कुल। गॉड की प्राप्ति। बिल्कुल बिल्कुल और इतना कहने के बाद ही जी, वहाँ जी। तालियों की गड़गड़ाहट हो गई बिल्कुल। और लिखा गया है इतिहास में, उसके पश्चात उनको डेली समय दिया गया जब तक वो प्रदर्शनी लगी, खत्म नहीं, ओके। और अगले 2-3 वर्षों तक वो बाहर रहे। जी जी जी। तो मिशनरीज, ब्रिटिशेज या जो भी अंग्रेज थे, उनको ये लग गया कि हम भारत के अंदर मिशनरीज भेज रहे हैं। एक युवा सन्यासी ने पूरा मंच हमारा लूट लिया। उस समय इतने साधन नहीं थे जी जी, सूचना बिल्कुल। आदान प्रदान के, तो भारतवर्ष के अंदर क्या हर्ष रहा होगा कि हम तो अंग्रेजों के गुलाम हैं और हमारा एक युवा बेटा जाके पूरा मंच शिकागो, लूट के आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा वो एक ऐसा समय था, जी वो भी समय आगे कटता है। भारत के अंदर नौजवान विवेकानंद को अपना आदर्श मानने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। समय तेजी से बढ़ता चला गया जी जी और समय बढ़ने के साथ साथ 1907 के आसपास मुस्लिम लीग का भी एक गठन हो गया जी और भारत डिवाइड एंड रूल के रास्ते पर अंग्रेजों के द्वारा चली गई चाल, और संभ्रांत इनको लगता था मुस्लिम्स को कि अंग्रेजों ने हमसे सत्ता हासिल की है भारत की, तो सत्ता हमको ही मिलनी चाहिए। ओके। और अंग्रेजों को भी लग गया था कि हमको जाना ही है। धीमे 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 समय बढ़ता गया जी जी और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला। जी जी। उसमें एक घटनाक्रम होता है, ओके, क्या? जो आपने पूछा ना, जो संघ की स्थापना और उसके कारण ये सब जो निकल के आए जी हैं, जी जी। वहां से एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। क्या, प्लीज बताइए ना। 1918 में जी जो तुर्की साम्राज्य है, जी। ये वहां का जो शासक कहलाता था खलीफा, खलीफा, ओके। और एक बहुत बड़ा साम्राज्य उनका था। जी जी ब्रिटेन ने अपने मित्रों के साथ मिलकर, जो भी उस प्रथम विश्व युद्ध में थे, जी। उस राज्य को तहस नहस कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए। ओके। पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी विरोध नहीं हुआ। अच्छा। भारत इकलौता एक ऐसा देश था जी, जिन्होंने विरोध किया था। जहां यहाँ रहने वाले मुस्लिम्स जी। उस जिहादी सोच के साथ अच्छा। खलीफा के समर्थन में उन्होंने उतरे थे। ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई विद्रोह लड़ी, किया। ओके। एक तरफ गांधी जी लड़ाई लड़ रहे थे स्वतंत्रता की और क्रांतिकारी लड़ रहे थे, लेकिन ये उस समय पर भी अपनी दीन की लड़ाई लड़ रहे थे। दीन के लड़ रहे थे, ओके। और वो खिलाफत आंदोलन, जी खलीफा का शासन जहां तक होता था, जी, उसको कहा जाता था खिलाफा। ओके। खिलाफा के समर्थन में कि हमारे खलीफा को कुछ ना हो, उसको जी अपदस्थ ना किया जाए, जी जी वो जी। बना रहे, खिलाफत आंदोलन हुआ। ओके, खिलाफत आंदोलन खलीफा की वजह से। हाँ, 1919 में। उसको करने वाले कौन लोग थे? जी, अली बंधु, शौकत अली। ओके ओके ओके। और ये हमारे देश के नाम है। ये हमारे देश के नाम है। और एक नाम तो ऐसा है, जी सब बहुत बड़ा, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये जी, बहुत जी, जी। डोमिनेटिंग नाम है उस जी, समय जी, के। जी, जी, जी। और एक नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, जी, क्या नाम था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सच में? और इस देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे वो। हाँ, उस बिल्कुल। व्यक्ति ने इस देश के अंदर कोई पढ़ाई नहीं की, जी। इस देश के अंदर ना कॉलेज गए ना यूनिवर्सिटी गए, इस देश में जन्म नहीं हुआ। वो व्यक्ति हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री बनता है। उसकी डिग्री उसके नाम के आगे लगी है, मौलाना। मौलाना मौलाना वो भी इस आंदोलन को बढ़ाने वाले थे। अरे वाह। खिलाफत आंदोलन बढ़ाया। जी गांधी जी ने 1920 के अंदर जी। असहयोग आंदोलन शुरू किया। ओके। और इन लोगों ने गांधी जी से कहा कि अगर आप हमारे हम्म, इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं, तब हम आपके हम असहयोग support आंदोलन का समर्थन करेंगे। सपोर्ट ही नहीं करेंगे, नहीं? हाँ, ओके। गांधी जी को लगा होगा कुछ भी उनकी मजबूरियां रही होंगी, ये लगा होगा, इसी बहाने से ही ये कम से कम ब्रिटेन या ब्रिटिश के खिलाफ तो खड़े हो रहे ये हैं। तो निकले पहले, ब्रिटिश हाँ। तो निकले। तो उन्होंने उसका जी, जी। समर्थन कर दिया। ओके। दोनों ही फ्लॉप हुए। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1922 में वापस ले लिया। ओके। और 22 में ये लोग भी ये भी रोल वापस बैक आ हो गए। गए। ओके। और लेकिन उसके 22 वर्षा क्या हुआ, जी यहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, जी जी। उनको लग गया कि भारत हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, हमारा खलीफा हटाया जा रहा है। ओके और लड़ाइयाँ हुई। ओके। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना, आप गूगल कर लीजिएगा, जी जी। केरला के अंदर एक स्थान पड़ता है मोपला। मोपला, ओके, ठीक है। मोपला में लड़ाइयाँ हुई, जैसे आज मुर्शिदाबाद के अंदर हुआ है, जी जी। ऐसा जैसा आज अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश के अंदर हुआ है, वही घटनाक्रम अल्लाह अकबर नाराए तकरीर इस तरीके से करते हुए, जी और वहाँ हजारों हजार जी। हिंदुओं को हताहत किया गया, ओहो। बहन बेटियों के शील भंग हुए, ये सारे काम हुए। वहाँ बड़ा कांड हुआ था। फिर देश में कई जगह इस प्रकार की घटनाएं हुई। ओहो। यानी जो काम 1920 या 1922 में हो रहा था, आज भी लड़ाई होती है
इजराइल फिलिस्तीन में आप देखेंगे एएमयू के अंदर समर्थन किया जाता है। तो ये घटनाएं अभी बदली नहीं है, वो एक सोच के साथ ये चल रहे हैं। उसी समय पर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने वाले पूज्य डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार, उन्होंने उस समय पर एमबीबीएस की जो समकक्ष जो भी पढ़ाई थी अंग्रेजों के समय पर वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने की। उनके परिवार को बड़ी इच्छा थी कि हमारा बेटा एमबीबीएस करके आ रहा है और एक अच्छा, आज भी जैसे कोई एमबीबीएस करके आए, क्लिनिक खोले, हॉस्पिटल खोले, इस प्रकार की इच्छा। घर की परिस्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसी भी स्थिति हो जाती थी कि अगर घर पर कोई मेहमान आ गया, कोई अतिथि आ गया, उसका अतिथि सत्कार करने के लिए पड़ोस से भी मांग कर लाना पड़ता था। ऐसी परिस्थितियों में भी डॉक्टर साहब ने भी कांग्रेस के अंदर काम किया। नागपुर के जो वहां की सभा थी कांग्रेस से रिलेटेड, उससे वो जुड़े हुए थे। कांग्रेस का एक बार वहां अधिवेशन हुआ, उस प्रमुख जिम्मेदारी मिली हुई थी। एक तो ये मोपला वाली घटना, उस समय पर एक घटना और होती है। डॉक्टर साहब को जिम्मेदारी मिली हुई थी, एक अधिवेशन कांग्रेस का होने वाला था और मंच सज गया, अतिथि आके बैठ गए। तभी एक घटना हो जाती है कि एकदम से किसी ने शोर मचाया कि सांप आया, सांप आया, सांप आया, और सब लोग भागने लगे, मंच भरभरा कर गिर गया। किसी ने ये पुष्टि भी नहीं की सांप है या नहीं है। तो और मंच गिर गया। डॉक्टर साहब को बड़ा ये लगा कि हमारा समाज, हमारे भाई कैसे हैं कि मतलब ये पुष्टि भी नहीं की कुछ है या नहीं, और सब लोग भाग खड़े हुए। और मोपला की घटना है, सांप्रदायिक तुष्टीकरण के आधार पर कांग्रेस के निर्णय, ये सारी परिस्थितियां उन्होंने उससे इस्तीफा दिया और बोले इस देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा, इसको मैं ही प्रारंभ करूंगा। ऐसे लोगों को हमें तैयार करना होगा कि जिनके मन के अंदर 24 घंटे ये भाव रहे कि मेरा राष्ट्र और मेरा देश पहले, बाकी सब पीछे। इसको सोचते हुए 27 सितंबर सन 1925 अपने इष्ट मित्रों के साथ चर्चा करते हुए अपने ही उनके घर पर नागपुर के अंदर, और वो चर्चा हुई और एक संगठन की कल्पना कर ली गई कि हम एक संगठन बनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो सबसे पहले अपने जो करीबी लोग होते हैं उनसे चर्चा करता है, और वो लोग सब सहयोग भी करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहा गया है कि जब आप कोई काम करने जा रहे हैं तो पहले विचार कर लीजिए, 10 लोगों से पूछ लीजिए कि ये ऐसे ऐसे करना, और जब लगता है कि ये विचार भी सही है, काम भी सही है, तो फिर पीछे लौटना नहीं। बिल्कुल, उन्होंने ऐसा करते हुए एक संगठन की कल्पना करते हुए काम करना, साप्ताहिक आधार पर बैठना प्रारंभ हो गया। तब तक नाम निकल कर नहीं आया था कि नाम क्या रहेगा, वो बाद में सोचना होगा। हाँ, हनुमान जी की मूर्ति लगा के कहीं लोग इकट्ठे हो रहे हैं पार्क में, इस टाइप से शुरू चीजें, वो तब तक एक बैठने का ही क्रम रहा। लेकिन जो पहली जो नाम निकल कर आया वो मार्च 1926 के अंदर नाम निकल कर आया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ये 3 शब्दों से मिलकर ये नाम बना है पूरा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक और संघ। तीनों के अपने अपने अर्थ हैं। प्लीज बताइए। राष्ट्रीय राष्ट्र से बना है, बिल्कुल, जिसका प्रमुखता जो है, अभी हम लोग क्या करते हैं, देश और राष्ट्र को एक जगह कर देते हैं। देश की सीमाएं एक निश्चित होती हैं, कभी वो घट भी जाती हैं, कभी वो बढ़ भी जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन राष्ट्र की कोई सीमाएं नहीं है। राष्ट्र के माने हैं किसी भी देश के अंदर रहने वाले लोग, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनके धार्मिक तीज त्योहार, खान पान, इस सबको मिला के बनता है राष्ट्र। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं हरिगढ़ के अंदर, एक कॉलोनी के अंदर हम बैठे हुए इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारा मित्र अमेरिका हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, हम यहाँ होली दिवाली मनाते हैं, वो भी वहां पर होली दिवाली मनाते हैं, यानी हमारा राष्ट्र वहां पर भी है। आज आप देखते होंगे वर्ल्ड वाइड भारतीय अंग्रेजों के समय पर एक नौकरों के रूप में गए थे, आज वेल सेटल्ड और अच्छे बिजनेसमैन है। हमारा राष्ट्र पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। बिल्कुल। और तो राष्ट्रीय फिर स्वयं सेवक, स्वयं की प्रेरणा से सेवा करने वाले लोगों का संघ यानी समूह। यानी स्वयं की प्रेरणा से राष्ट्र की सेवा करने वाले लोगों का समूह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये इसका पूरा शाब्दिक जो अर्थ है ये है। और जैसे अभी RSS, तो उसको इसके सेवा कार्यों के आधार पर हम ये भी बोल देते हैं रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। अच्छा, रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस, ये RSS मतलब इंग्लिश का एक हो गया। एक मतलब
जी। जो सेवा ऐसे सारे कार्य समय समय पर आरएसएस के द्वारा किए गए हैं, जी। यानी निस्वार्थ भाव से काम करना। ओके। तेरा तुझको अर्पण, जी जी। काल आगे मेरा, क्या लगा यानी मेरा? सब कुछ है, समाज का है, राष्ट्र का है। जी जी। अपना इदम कुछ- राष्ट्र है इदम नमम, अरे वाह। राष्ट्र का है, राष्ट्र को स्वाहा समर्पित। दे दिया, समर्पित कर दिया, हमारा कुछ नहीं है। और ऐसे ही इन्हीं प्रेरणाओं को लेते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छोटी छोटी शाखाओं से छोटे छोटे बाल मन के अंदर जी। आना, और कब वो एक समाज को लीड करने वाला बन जाता है वो पता नहीं चलता। पता नहीं आज मैं भी उसी श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ बिल्कुल। बैठा हूँ, बिल्कुल। और 1926 के अंदर नाम निकल के आया, जी। और मई 1926 में जी। पहली नागपुर के अंदर शाखा रेशम बाग के अंदर वो लगी। ओके। अरे वाह। बाग के अंदर मोहिते का बाड़ा, जी जी। नागपुर के अंदर मोहिते के बाड़ा में पहली शाखा नागपुर के अंदर लगी। और आज करते 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 वर्तमान, जैसे आपने प्रारंभ में ही किया कहा था जी, कि जी। भारतवर्ष का, भारत का नहीं अब तो पूरी दुनिया का जी, जी। सबसे बड़ा संगठन है, जिसको कोई सरकारी सहायता नहीं होती, स्वयं सेवकों की सहायता से ही ये पूरा संगठन चलता मतलब है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन विश्व का होता है। सबसे बड़ा संगठन, बहुत बढ़िया। और ये एक जनरल नॉलेज का आज प्रश्न बन चुका है। जी जी जी। बिल्कुल, मतलब ये तो आता भी है कि सबसे बड़ा संगठन अगर विश्व का कौन सा है तो आरएसएस, राष्ट्रीय अरे वाह, स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो ये कितनी अच्छी मतलब विचारधारा है कि आपको राष्ट्र के लिए काम करना है, राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करना है, और एक ऐसा समाज क्रिएट करना है जहाँ पे सब वेल सेटल हो, सब प्रसन्न हो, सब खुशियों बांट रहे हो। बिल्कुल तो कहीं क्राइम रहित तो वैसे ही हो जाएगा, क्राइम की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे, मतलब सोच ही नहीं होगी क्राइम वाली, तो आप कर कैसे लोगी? बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। इससे अच्छा तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता कि ये संगठन ऐसा है, यहाँ पे सबको आई थिंक जुड़ना चाहिए। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन इसमें यही आता है कि हमारे देश में आरएसएस की जरूरत क्या है आज की डेट में? अगर हम बात करें, चलो पहले तो ये हो गया, अभी लगभग 70-80 या 100 साल के आसपास की भी बात होगी, 100 साल अप्रॉक्स हो चुकी हैं। हाँ 100 साल, 1925 और 2025 2025 100 साल हो चुके हैं। तो आज की डेट में फिर आरएसएस की जरूरत मतलब ज्यादा है या कम है या क्यों है? अब आप ये देखिए, आज तो हम संपूर्ण रूप से महाशक्ति भी बन चुके हैं, हर तरीके से सक्षम हाँ हैं। महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भी है। जी जी वैश्विक परिदृश्य में अभी बहुत सारी चीजें रहती हैं। जी जी। बाकी हम तो विश्वगुरु थे। जी, भारत बिल्कुल। का मतलब ही है लगातार ज्ञान की सतत खोज में लगने वाला बिल्कुल। भारत तो विश्वगुरु था ज्ञान के आधार पे, और पूर्व में सारा व्यापार, दुनिया का व्यापार भारत से होकर ही निकलता था। जी, अभी जैसे आपने प्रश्न किया कि आज की क्या आवश्यकता है, मैंने अभी जो बात बताई थी आपको, जी जी जो खिलाफत आंदोलन हुआ उस समय पर भी ऐसी सोच के लोग थे, जी। वो इसकी क्यों भारत के जरूरत अंदर है? रह रहे थे, और जी, लेकिन जी। उनका दिमाग कहाँ चल रहा था। कहीं और और ही चल आज भी जी जी अभी रिसेंटली अभी जो 22 अप्रैल को घटना हुई है, जी। हाँ, बड़ी और दुखद घटना है, इससे बुरी धर्म घटना भी नहीं सकती कुछ भी। पूछ कर उनको सीधा टारगेट करके गोली मारी गई है। जी जी जब तक अगर हम यूनाइट नहीं होंगे, जी। क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ उनकी जो रूहानी पुस्तक है उसके अंदर जो लिखा हुआ उस अक्षर सा पालन करते हैं, क्या सही है क्या गलत है उससे वो विचार नहीं करते। जी जी जी। तो कई जिहादी सोच रखने वाले लोग जी जी और उसके जानकार, उन्होंने भी जैसे बताया है कि उनकी पुस्तक के अंदर एक लिखा हुआ है सीधे सीधे जी जी कि भाई अगर जो इस्लाम पर ईमान नहीं रखता जी जी और मूर्ति पूजक हैं और इस्लाम पे ईमान नहीं रखता, वो सारे के सारे लोग काफिर काफिर हैं, हैं। और काफिरों को घात लगाकर जी। जब चाहे जैसे चाहे उनको वैसे मारा मारा। जा सकता है। ओके। वो काम उन्होंने किया है। जी, इस जी। प्रकार की अगर शक्तियां रहेंगी, जी डॉक्टर साहब ने भी जब संघ की स्थापना की थी जी जी तो उन्होंने भी ये सोचा था कि भाई भारत स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन हम भारतीय सबको गले लगाने वाले फिर ऐसे गलत लोग आ जाएंगे, फिर भारत को कब्जा करके फिर गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या भारत की ये स्वतंत्रता स्थिर रह पाएगी? ओके। तो बोले एक ऐसा सरकार से अलग, राजनीतिक सोच से अलग ऐसे लोगों का एक समूह बनाया जाए, राष्ट्र पर, समाज पर जैसे ही कोई अगर आघात करेगा, प्रतिघात करने के लिए निस्वार्थ भाव से खड़े हो जाएं। ओके। तो अभी ऐसी परिस्थितियां तो बदली नहीं है, अभी भी बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी समाज के परिस्थितियां अंदर, देश बिल्कुल के अंदर तो है, आए तो दिन अक्सर होती रहती हैं घटना अक्सर होती रहती हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माण की जो प्रक्रिया है जी, सतत जी। चलती रहनी चाहिए। इसमें मेरा एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि आरएसएस में क्या मुसलमानों की जगह है? क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जो देशभक्त भी हैं, जी जी उनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि अब विचारधारा की बात है। मान लो कुछ लोग हमारे साथ विचारधारा में मेरे साथ रह रहे हैं तो मेरी विचारधारा के हो जाएंगे, जो दूसरी विचारधारा के वो दूसरी विचारधारा के हो जाएंगे। तो कुछ लोग तो हैं जो देशभक्ति की विचारधारा के साथ में जीते हैं, तो वो कुछ मुसलमान भी हैं, कुछ, सभी की तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अक्सर हम लोग, मैं भी देखते रहता हूँ चीज़ें घटना घटती हैं। तो क्या आरएसएस में मुसलमानों के लिए कोई जगह है या सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए ही ये संगठन बनाया गया है? नहीं, जो आपने अभी बात कही, जी तो जो राष्ट्रभक्त हैं, जी जो देश प्रेमी हैं, कुछ ही हैं, जी तो उन सबके लिए अब
पूज्य सरसंघ चालक जी ने भी जी कहा था जी जी कि ऐसे जो अब्दुल कलाम साहब को अपना आदर्श मानते हैं, जी जी अब्दुल हमीद को अपना आदर्श मानते हैं, जी जी और भारत माँ उनका भी मादरे वतन है ऐसा वो मानते हैं, जी तो ऐसे लोगों का स्वागत है। जी और उनके बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से एक संगठन काम भी करता है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। ओके इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जी जी और जो कुछ थोड़ा सा उनकी सोच में जो बदलाव आ रहा है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का भी उसमें बड़ा हाथ है। ओके शाखाओं पे तो यदा कदा एक आदि कोई व्यक्ति कहीं आते जाते होंगे, जी जी लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से चलने वाले जो विद्या भारती के विद्यालय हैं, वहाँ आज बहुत अच्छी मात्रा में, जी हरिगढ़ के अंदर भी जी जो गोंडा रोड पे विद्यालय चलता है, वहाँ 100+ जी मुस्लिम छात्र छात्राएं वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और जो भारतीयता की जो पद्धति है वो सारा फॉलो करते हैं। जी तो एक गार्जियन से मेरी बात भी हुई कि भाई आप आरएसएस के विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, विद्या भारती का विद्यालय। बोले नहीं जी, देखिए, क्योंकि अलीगढ़ के अंदर हर व्यक्ति का एक सपना रहता है, विशेषकर मुस्लिम जो भी है उनका एक सपना रहता है कि मेरे बच्चे का एएमयू के अंदर एडमिशन हो जाए। तो उनमें से एक ने टिप्पणी करी कि यहाँ पढ़ाने के बाद बच्चे पे कम प्रयास में एएमयू के अंदर उसका नंबर आ जाता है, तो वहाँ पर अच्छे खासे पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कोई वो नहीं है जो माँ भारती का सम्मान करता है, उसके लिए प्राण न्यौछावर करने की ताकत रखता है, जिहादी सोच के लोगों का विरोध करता है, ऐसे सभी लोगों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा में आने वालों का स्वागत है। ओके। तो भैया एक और क्वेश्चन मेरा ये निकल के आता है, जैसे हमारे जो देश के अभी जो देखा जाए तो बाहुल्य 2 ही धर्म है, एक हिंदू और एक मुसलमान। तो मुसलमानों का जैसे कहा जाता है कि अभी जैसे आपने भी कहा कि उनकी जो किताब है, किताब में कुछ है, तो ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किताब पढ़ी ही नहीं कभी, क्योंकि कोई भी मजहब तो कभी बैठ दिखाना सिखाते ही नहीं है। उनमें भी बहुत सारे ऐसे सूफी संत सूफी लोग हुए हैं जो, या हम तो जैसे महात्मा बोलते हैं तो हमारी एक वो है लैंग्वेज बोलने का, तो महात्मा टाइप के लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और आज देखा जाए तो भारत में, अगर मैं इसी मुसलमान धर्म की बात करूं तो हमारा एक ही देश बचा, या एक आध देश और होगा गिना चुना। मुसलमान तो आज बहुत सारे कंट्री हैं। अगर अच्छा नहीं होता, मुसलमान धर्म अगर अच्छा नहीं होता तो इतना धर्म फैलता भी नहीं। देखिए, अभी आपने बात कही, कोई भी धर्म नहीं फैला, कोई भी धर्म नहीं सिखाता जी आपस में बैर रखना। बिल्कुल, एक तो ये धर्म नहीं है, पंथ है। पंथ है, ओके जी, ठीक है। और उनकी भाषा में कहे तो मजहब है, जी जी, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। अब आप देखिए जो घटना हुई है, हम जो भारतीय सनातनी हिंदू हैं, जी जी, या जो भी भारत में रहने वाले लोग हैं, उनकी सोच तो ये है, कर्णवंतो विश्वमार्यम, हमारा हिंदुत्व तो ये कहता है पूरी दुनिया को हम श्रेष्ठ बनाएंगे। हम अपनी नहीं कहते, पूरी दुनिया की बात करते हैं। हम तो पूरे विश्व को अपना घर भी मानते हैं। दूसरा, एक वेद से ही हमारा एक टैग लाइन है जी, उसको भी बहुत यूज किया जाता है, वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल, पूरी वसुंधरा हमारा परिवार है। बिल्कुल। और उससे भी अगर हम नीचे आएंगे जी, वो लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, और उसमें यही कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी वो कह के बताते हैं उस बात को कि एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, और मोहम्मद उसके अंतिम रसूल हैं। जो इन पे विश्वास रखता है वो सब हमारे मोमिन भाई हैं, उसके अलावा सब काफिर हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम खाली मनुष्य मात्र की बात नहीं कर रहे, हम प्राणी मात्र की बात कर रहे हैं। तो हमारा विचार तो इतना बड़ा है। बिल्कुल, हम संकीर्ण विचारधारा के आधार पर, भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था, और आज भी आप देख लीजिए वैश्विक परिदृश्य में, अभी भूटान के अंदर भूकंप आया, अभी जहाँ भी जगह जगह कोई भी स्थिति आती है, कोविड के अंदर भारत ने सबसे पहले वसुधैव कुटुंबकम वाले भाव के आधार पर दवाइयां पहुंचाई। बिल्कुल। भूकंप में आया, हमारे देश की जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है वो पहुंची, उन्होंने सहायता करी। तो हम नहीं देखते उन सारी चीजों को, तो संकीर्ण मानसिकता के साथ तो हमारा विचार है ही नहीं। वाकई मतलब मैं वैसे जुड़ा नहीं हूँ आरएसएस से, लेकिन मैंने लोगों को जिनको भी देखा है तो उनके अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी रहती है ना। मतलब ना थकेंगे ना रुकेंगे, और बस सेवा भाव करते रहेंगे। अपने काम में भी परफेक्शन आ जाता है उनके में। और साथ के साथ देखा जाए तो आपके जब बहुत सारे लोगों से संबंध हो जाते हैं, मतलब 2-3 बेनिफिट मुझे जो लगे, वैसे मैं अभी नहीं ज्वाइन किया, लेकिन मुझे जो लगता है, एक तो आपके अंदर कहीं ना कहीं आपको परिवार जब आप बड़ा मानते हैं तो आपका क्या होता है, कोई काम भी नहीं होना होता है, वो हो जाता है कि यार मैं उन भैया को जानता हूँ, चलो फटाफट काम करें। तो गलत काम तो कराएंगे ही नहीं, ना वो करेंगे ना हमारे अंदर विचारधारा हो गई तो हम भी नहीं करेंगे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं हमारा एक बड़ा फायदा है कि हम कहीं ना कहीं अपने बहुत सारे काम जो नहीं होने वाले होते हैं, अच्छे जो काम है, मतलब जो होनी चाहिए लेकिन उनमें कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, तो वो भी हो जाते हैं। तो ये भी एक सेवा की भाव भी है। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब परिवार बड़ा होता है तो संबंध भी हमारे ब्रॉड हो जाते हैं। बिल्कुल। और
जैसा मैंने बताया, जी जी संघ के हर क्षेत्र के अंदर एक संगठन काम कर रहा है, जी जी जिनको हम संघ परिवार के नाम से भी एक संबोधित कर देते हैं। जी जी जैसे अभी मैंने नाम लिया, अगर एजुकेशन के फील्ड में अगर हम जाएंगे जी तो सरकार से अलग जी जी अगर एजुकेशन के फील्ड में अगर कोई संगठन काम कर रहा है तो विद्या भारती पूरे देश के अंदर ओके उसके विद्यालय हैं। जी जी भारत का जो पहला गांव माना, मैं वहां घूमने गया था, वहां पर भी सरस्वती शिशु मंदिर था। अरे वाह बड़ी दुर्गम जगहों पर भी हमने विद्यालय अपने देखे हैं, तो और सरकार से उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा तंत्र, अगर हम मजदूरों के बीच की बात करेंगे, जी जी कम्युनिस्टों के ही संगठन पूरे तरीके से हावी थे जी जी और उनके बीच में हमारा काम करने वाला संगठन है भारतीय मजदूर संघ। ओके। और अगर हम इस तो मजदूर संघ के माध्यम से क्या उनको मैंने न्यूनतम वेतन मिलना या उनके मजदूरों की जितनी जो मांगे भी- हैं, जो भी मजदूरों के बीच की जितनी समस्याएं हैं, जी जी सरकार के समक्ष रखना, ओके। और आंदोलन की स्थिति पड़ती है तो आंदोलन भी करना, ओके। और उनके लिए जो सही हो सकता है वो उनका सारे जीवन कार्य करना। सरल कैसे बनाया हाँ, जाए उसके लिए हमेशा कार्य कार्य करना। ऐसे ही विद्यार्थियों के बीच में संगठन काम करता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ओके जो चाहे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो या किसी कॉलेज, इंटर कॉलेज, वहाँ कोई भी अगर विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई से संबंधित समस्या आएगी उसको उठाने वाला संगठन विद्यार्थी परिषद। आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, जी राजनीति की अगर हम बात करें भारतीय परिदृश्य में, तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी वो भी संघ विचार परिवार का एक संगठन है। जी जी और हिंदू मान बिंदुओं पर कभी कोई बात आती है, आघात आता है, मठ मंदिर इनके बीच में और कोई भी समस्या आती है तो जी, इनके बीच में काम करने वाला विश्व हिंदू परिषद। ओके ये दो संगठन ऐसे हैं जी, जिनकी डायरेक्ट स्थापना पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने स्थापना की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। ओके उनके बाद जो संगठन की बागडोर जिनके हाथ में आई जी, वो हैं पूज्य गुरु जी, ओके और पूरा नाम है उनका पूज्य माधव राव सदाशिव राव गोलवरकर। ओके तो उपाख्य उनको श्री गुरु जी के नाम से हम जानते जी, हैं। जी, गोलवरकर का नाम ज्यादा सुना है। उन्होंने जो संगठन की स्थापना जी, जी। की वो करी विश्व हिंदू परिषद की स्थापना सन 1964। ओके तो ये जो संगठन है, जी, इसके साथ साथ फिर अगर हम संस्कार भारती की बात करें, कला के क्षेत्र में अगर कोई संगठन काम करता है तो संस्कार भारती। ओके और आजकल जैसे एक इलीट ग्रुप के अंदर एक किटी पार्टी टाइप इस टाइप का एक रहता है, जी जी ऐसे ही इलीट ग्रुप के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारा उनके बीच में भी एक संगठन काम करता है, उसका नाम है, और भी अलग अलग प्रकार के संगठन हैं जी, जो भारत के हर फील्ड के अंदर हर आपको क्षेत्र में। संघ विचार परिवार का संगठन मिलेगा। ओके। और जो अपने अपने क्षेत्र में कीड़ा भारती हो गया और संस्कार भारती हो गया, और इसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के बीच में भी एक अपना संगठन काम करता है। यानी कोई फील्ड हमने ऐसा संघ परिवार ने छोड़ा नहीं है जहां विद्यार्थी या समाज का भला करने के लिए कोई ना कोई संगठन खड़ा ही है। एक संगठन और है वनवासी कल्याण आश्रम। ओके इसके द्वारा देश की जो सीमा वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अपना काम खड़ा करके वहाँ जितनी विदेशी शक्तियाँ उन बॉर्डर क्षेत्र को तोड़ने में लगी थी, जी। उनको जोड़ने का काम, जी। उनके बच्चों को उनके माध्यम से यहाँ लाकर देश के विभिन्न हिस्सों में रखना। और अलीगढ़ के अंदर भी सिंघारपुर में एक स्थान है केशव सेवा धाम, वहाँ पर आपके नॉर्थ ईस्ट के बच्चे वहाँ शिक्षा लेते हैं और यहाँ से पूरी पढ़ाई करके फिर उसके बाद बरेली, मेरठ अलग अलग बने हुए हैं। यहाँ 8 तक की पढ़ाई करने के बाद फिर आगे अलग अलग शहरों में चले जाते हैं, जितनी वो पढ़ाई करना चाहते हैं जाके फिर वहाँ जाके वो अपने ही प्रदेश में जाके नौकरी करें। लेकिन उनके अंदर भी ये भाव आ जाता है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र फर्स्ट। बिल्कुल, ब्लड में कहीं ना कहीं जन्म से सिखाया जाएगा तो होगा ही होगा। हाँ। तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। मैं ये एक और चीज़ जानना चाह रहा था, जैसे आरएसएस में नो डाउट मैंने भी सुना, जो आप जो बता रहे हैं तो मैं भी उससे प्रभावित हो ही रहा हूँ कि सारी चीज़ें अच्छी हैं। आपको लगता है कुछ कमियां हैं जिनको दूर करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां तो होती हैं सभी जगह। नहीं, देखिए, ऐसा कुछ क्षेत्र जहाँ सुधार की जरूरत है? नहीं, अभी क्या है, देखिए थोड़ा सा अब मैं जो बताऊं, जी जी शाखाओं पर आने वाले कौन होते हैं? विद्यार्थी। जी क्योंकि जब तक शाखाएं 2 प्रकार से लगती हैं, जी, जी। एक प्रभात, एक सायं, यानी एक शाम में और एक सुबह में। ठीक है, सुबह की जो शाखाएं हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शान है, ठीक है, और शाम की जो शाखाएं हैं वो जान है। बिल्कुल। और शाम की शाखाओं पर आने वाले कौन? विद्यार्थी। और आज समाज में जो चलन बढ़ गया है ना, जी जी, न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, हम दो हमारे दो भी खत्म हो गया, हम दो हमारा एक ही रह एक। गया। अब उसको
आर्टिस्ट भी बनाना है, जी। उसको डांसर भी बनाना है, जी, उसको जी। पढ़ाई भी करानी है, जी। तो बच्चों पर अब समय रह गया है कम। तो शाखाओं पर भी संख्या थोड़ा कम होती जा रही है। ओके। तो कुछ हमें उसके अल्टरनेट के रूप में साप्ताहिक शाखा वगैरह हम लगाते जी, हैं। ओके। लेकिन फिर भी अब संघ भी उस पर विचार कर रहा है कि भाई आज एक बच्चा है तो उसके लिए भी प्रोत्साहन कर रहे हैं कि दंपति कम से कम 2 बच्चे तो करे ही करे। जी। नहीं तो आने वाले समय में जो घर परिवार के वो है ना रिश्ते, ये खत्म हो जाएंगे। अब एक बच्चा रहेगा ना तो चाचा को जानेगा, ना ताऊ को जानेगा, ना मौसी को जानेगा, ना बुआ को जानेगा। अभी हम लोग तो, आप लोग तो देख रहे हैं। जी, जी। लेकिन जो अब जो पीढ़ी पैदा हो रही है एक बच्चे वाली, अगले 20 साल बाद या 25 साल बाद ये कहेंगे ये चाचा क्या होता है। एक रिश्ता तो खत्म हो गया, बुआ वाला है, चाचा वाला, सारे रिश्ते खत्म ही होने हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से तो थोड़ा सा इस पे भी संघ भी विचार कर रहा है, समाज को भी विचार करना पड़ेगा। जी जी। तो बस ये है, बाकी तो संघ के अंदर गलत तो कुछ है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मेरा अनुभव रहा है जी, जो विद्यार्थी और बाल काल की अवस्था से संघ से जुड़ जाता है ना, जी जी, उसके अंदर व्यसन ओके, आता नहीं है। हमने सौयों स्वयंसेवक बनाए, जी उसमें से एक आधी कोई इधर उधर निकला होगा, बाकी सब सात्विक जी, और धर्म के काम के लिए, राष्ट्र के कार्य के लिए तत्पर रहने वाले लोग। ओके। ये संघ की एक बहुत बड़ी खूबी है। जो इसकी धारा में आया जी, वो पवित्र हो गया। ओके। एक कंट्रोवर्सी मैंने सुनी थी कि संघ ने कभी हमारा जो तिरंगा है, हमारे देश जो सम्मान्य है हमारे देश का, तो उसके विपक्ष में या विरोध में कभी कहा था कुछ ऐसा? नहीं, ये ऐसा तिरंगा कुछ चेंज होना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए, हिस्ट्री का विषय है ये। जी जी। और बहुत सारी चीजें हिस्ट्री में ऐसी हुई हैं जी कि जब झंडे को बनाने की बात आई थी स्वतंत्रता के आंदोलन के समय पर, जी, उस समय पर भी भगवा को वरीयता दी गई थी। जी, लेकिन वो कैसे ही फिर बहुत सारी कमेटी बनी और ये तिरंगा हमारा स्वरूप निकल के आया। ओके। क्योंकि भगवा जो कलर है ना, वो त्याग का प्रतीक है। बिल्कुल है। वो अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला प्रतीक है। बिल्कुल। आप भगवान राम को देखेंगे, महाभारत का युद्ध देखेंगे तो अर्जुन के रथ पर हनुमान जी सारथी के रूप में, भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी उस भगवा को थामे हुए खड़े हुए हैं। अगर आप हमारे जो जिन्होंने सीख ली, जो सिख कहलाए, अगर उनका भी अगर हम देखेंगे तो भगवा को लेकर ही उन्होंने मैदान के अंदर मुगलों से लोहा लिया। अगर हम वीर शिवाजी की बात करेंगे तो उन्होंने भी भगवा के लिए युद्ध किया। तो उसके साथ हमारा पवित्र भाव जुड़ा हुआ है। उस समय पर कोई बात रही होगी, कंट्रोवर्सी कभी नहीं रही। और आज की स्थिति में तो संघ कार्यालयों पर भी 26 जनवरी जो भी हमारा राष्ट्रीय पर्व रहता है, तिरंगा को फहराया जाता है। अगर कोई आरएसएस में ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? आरएसएस की कोई ऐसा आवेदन, ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरा जाता है। जी जी। और शहर के अधिकतर स्थानों पर जी प्रभात की या सायं की शाखा लगती है। जी। अपनी आयु के अकॉर्डिंग सायं की शाखा रहती है तो उस पर थोड़ा मौज मस्ती, खेल कूद ये ज्यादा रहता है। प्रभात की शाखा रहती है तो एक एज के अनुसार योग, प्राणायाम, शारीरिक थोड़ा कम, स्वास्थ्य को सही करने वाली और बौद्धिक प्रबोधन होता है। तो हर, जैसे आप ओजोन सिटी में रहते हैं तो वहां भी शाखा लगती है। तो वहां बस एक बार जाएं और एक बार ध्वज के समक्ष जाके प्रणाम कर लिया। तो आरएसएस में एक स्लोगन भी चलता है, वन से स्वयंसेवक, ऑलवेज बी ए स्वयंसेवक। यानी आपने एक बार प्रणाम कर लिया तो आप स्वयंसेवक हो गए। अरे वाह। जिस दिन प्रार्थना कर ली उसी दिन आपकी संघ आयु उस दिन से काउंट होगी। चाहे फिर आप कितने दिन बाद भी दोबारा आपका जाना हो, लेकिन आपने एक दिन कर लिया तो आप स्वयंसेवक हो गए। तो इस बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, इसमें कोई फॉर्म या कुछ भी ऐसे नहीं भरना पड़ता है कि हमें आवेदन करना पड़े, ना ही कोई आई कार्ड मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें मिनिमम कुछ एज वगैरह है? कितने साल बच्चा भी स्टार्ट होगा तो 7-8 साल? बच्चा जिस प्रकार अपने स्कूल जाने लग जाता है, चीजों को समझने लगे वो कि ये क्या क्या गलत है, क्या सही है, उस प्रकार की आयु वाला बाल स्वयंसेवक, बड़े छोटे छोटे स्वयंसेवक आते हैं। उनको बड़े प्यार से खेल कूद में लगाते हैं और धीमे 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 उन्हीं को शाखा में खड़ा करके आज तुमको कविता सुनानी है, आज तुमको देशभक्ति का कोई किसी परिचय को आपको बोल के सुनाना है। जैसे भगत सिंह जी पे हो गया, भाई आपको 2 लाइन बोलनी है, 4 लाइन बोलनी है। ऐसे करके वो कब फिर लीड करने लग जाता है पता नहीं चलता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। व्यक्ति के निर्माण की प्रक्रिया छोटी छोटी चीजों से, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जब संघ की स्थापना की थी ना, तो वो बात और मैं आपको बताऊं, तो बड़ा उपहास उड़ाया गया। कि बताओ कि ये हिंदू समाज जो एक तरीके से मेढक को तोलने के बराबर है, यानी
आप अगर मेढक को तोलने बैठेंगे तो 4 रखे, एक फुदक के भाग जाएगा, एक भाग जाएगा। जी। और हिंदू समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी एक साथ बैठने का क्रम नहीं बन पाता है। बोले उसका ये संगठन बनाएंगे, बड़ा उपहास उड़ाएगा। डॉक्टर साहब ने किसी की नहीं सुनी, मनोयोग से लगते रहे। ऐसे छोटे छोटे बच्चे लिए जो नाक तक पहुंचना नहीं जानते थे, ऐसे छोटे बच्चों के साथ उन्होंने, और एमबीबीएस किया हुआ व्यक्ति उनके बीच में बैठा है। उस समय की कल्पना क्या रही होगी, आज देखो, बड़े दूरदृष्टा थे वो, उनका ईगो लेवल था ही नहीं बिल्कुल भी। उन बच्चों को लेके, और उन्हीं में से करके शाखा से धीमे 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 बड़ा हुआ, उसको फिर एक जगह से दूसरी जगह भेजा कि आपको उस कॉलेज में जा रहे हैं तो वहां शाखा का काम करना है, फिर एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, ऐसे करते 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 पूरे देश के अंदर, और आज देश ही नहीं वरन दुनिया के अंदर, भारत से बाहर भी, यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, भारत से बाहर अलग अलग देशों में हिंदू स्वयंसेवक संघ, कहीं कुछ इंग्लिश नाम से भी है, यानी विचार हमारा जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के अंदर है। तो ऐसे दूसरे देशों में अलग अलग नाम से दे दिए, लेकिन विचारधारा हमारी है, आरएसएस की है। हाँ। ओके, इसमें भैया मेरे एक ये और आता है, इसमें महिलाओं का क्या योगदान है, या महिलाओं के लिए आरएसएस ने क्या किया है? महिलाओं के बीच में अपना संगठन काम करता है, राष्ट्र सेविका समिति, वो भी आरएसएस समिति। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसे ही राष्ट्र सेविका समिति आरएसएस। और अभी रिसेंटली कुछ संघ के अंदर जो दायित्व रचना रहती है, उसमें कुछ कार्य विभाग हैं, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने के अपने ग्रुप बने होते हैं ना, एक ये डिपार्टमेंट, ऐसी कार्य विभाग है। कुछ एक कार्य विभागों में बहनों को भी अब जोड़ने की स्थिति बन गई है, तो आने वाले समय में डायरेक्ट उन दायित्वों पर अपनी बहनें भी दिखेंगी। ओके, तो मतलब महिलाओं को भी आके लीड करने का मौका मिलेगा। वैसे मिलता भी है, लेकिन और भी मौका मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी देखा जाए लेडीज स्वतंत्रता फील नहीं करेंगे, स्वतंत्र फील नहीं करेंगी, आगे बढ़ के चीज नहीं लेंगी, तो फिर हमारे बच्चे और जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि माँ को देखते हैं तो लगाव ज्यादा रहता है बच्चों का, अक्सर ये देखा भी जाता है। एक क्वेश्चन मेरा और आता भी है, जैसे आरएसएस में बाकी में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, अभी जात पात को लेके क्या है? अभी देखिए, ये मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस कड़ी को तोड़ने की जरूरत है। ये देखिए, आरएसएस में कहीं जात पात नहीं है। आप जब शाखा पे जाएंगे, बड़े हों छोटे हों, वहाँ जी लगाकर बोला जाता है। जैसे आप कहीं शाखा पे गए, दीपक जी, आपका सरनेम क्या है? वो मतलब ही नहीं है। आज भी हमारे साथ ऐसे स्वयंसेवक हैं जिनकी जाति का मुझे आज तक नहीं पता है, और जबकि हम बचपन से काम कर रहे हैं, बस उनको देखा कि हाँ भाई साहब फलाने जी, हमें नहीं पता उनकी जात क्या है। सामूहिक रूप से एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, जब कोई कार्यक्रम वगैरह रहता है, एक सहभोज की व्यवस्था और रहती है। ये और दिखाएं, सामाजिक समरसता को प्रगाढ़ करने के लिए शाखा पर बीच बीच में एक सहभोज का कार्यक्रम होता है। उस सहभोज का क्या रहता है, सब अपने घर से खाना लेकर आएंगे, अपने घर की सब्जी लेके आएंगे, और एक कभी कभी ये रहता है कि भाई 1 या 2 रोटी फालतू ले आना। कभी ऐसा रहता है कोई स्वयंसेवक नहीं ला पाया, तो सबको एक जगह मिलाया जाता है, सारी सब्जी एक जगह मिला दी जाती है। कोई पूरी ला रहा है, कोई रोटी ला रहा है, तो वो ये नहीं है कि आप जो लाए हो आपके पास वही पहुंचेगा, सबको मिला दिया जाएगा। आप हो सकता है पूरी लाए हो, आपके पास रोटी आ जाए। तो वो सामाजिक समरसता का जो भाव वहां से होता है, और वो स्वयंसेवक के अंदर घर कर जाता है, फिर ऊंच नीच ये सब स्वयंसेवक भूल जाता है। मैंने इसलिए आपसे क्वेश्चन किया, जैसे अभी स्टार्टिंग में जब बात करते हैं, ये मुगल वगैरह आए थे, तो हमारे देश के जो राजा था उस समय पे, जहाँ से ये एंट्री की थी, नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो उसको गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे, पकड़ के लेके जा रहे थे। पब्लिक हंस रही थी। अब वो पब्लिक कौन थी? वो हमारे देश की पब्लिक थी। अब हो सकता है आपको उनका हंसना गलत लग रहा हो, लेकिन उनका हंसना उनके लिए सही था। क्यों सही था? क्योंकि वहाँ पे तो जात पात की भावना थी। वो जो संपन्न परिवार हुआ करते थे, वो उनको मतलब जैसे भी रखा करते थे, आपको सारी चीज़ें पता ही हैं, तो उनको गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। अब उस देश का राजा क्योंकि उसमें इन्वॉल्व भी था, तो वो तो हंसेंगे, उनका हंसना तो गलत नहीं कहा जा सकता ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के गुलाम होने के पीछे का अगर जो देखा जाए, तो वो जात पाती तो था उस समय पे। नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, अब इतिहास तो बहुत पुराना है। अगर हम मैं इसमें थोड़ा सा आपको टोक रहा हूँ, माफ करिएगा। मैं इसलिए इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि जबकि जो बात थी वो आज कम है, लेकिन आज भी पूरी कम नहीं है। क्योंकि जब तक जहाँ पे हमारा शादी के, अगर जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम शादियाँ सेम कास्ट में करने लग जाएंगे तो वर्ण संकर का एक देखा जाता है, तो वो उनको लगता है कि ऐसी चीज़ें आएंगी। और वैसे मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि हमारी ज़िंदगी कितनी 50-100 साल की ज़िंदगी है, किसी की तो एक दिन की भी ज़िंदगी नहीं है ना। और हम लोग अध्यात्म वाले लोग हैं, तो ये हमारे लिए तो बिल्कुल ख़त्म वाली बात है, मतलब बहुत छोटे लेवल की बात है कि हम अध्यात्म में इतनी बड़ी चीज़ों पे हम बात करते हैं, अपने आप को इतना हम श्रेष्ठ मानते हैं, और तो फिर ये विश्व गुरु मानते हैं, या पूरे विश्व का परिवार मानते हैं, तो ये ख़त्म होनी चाहिए चीज़ें।
तो आरएसएस इसको क्यों नहीं बढ़ाता है, प्रमोट क्यों नहीं करता है? मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कहीं नहीं कि शादी हो रही है तो ठीक है, मतलब अपर कास्ट की हाई लोअर कास्ट में होनी चाहिए, लोअर कास्ट की अपर कास्ट में, उसको कहीं ना कहीं हमें संयुक्त करना चाहिए, जिससे हमारा जो हिंदू धर्म है कहीं ना कहीं वो एक हो जाएगा, और जब एक हो जाएंगे तो फिर तो समस्या ही सारी खत्म हो बिल्कुल, जाएगी। ये आप ठीक कह रहे हैं, और ऐसा नहीं है, आपने देखा नहीं होगा जी जी जो अभी मैंने नाम लिया सामाजिक समरसता। जी जी सामाजिक समरसता एक गतिविधि है संघ की, और इसी काम के लिए वो प्रमोशन और प्रमोट करते हैं समाज के बीच की जो खाइयां हैं वो खत्म हो। जी, और जी। ये जो समाज की जो खाइयां बनी है ना, ये मुगल काल के दौरान बनी है। बिल्कुल बनी है। भगवान राम को आप देखिए, और आपने कहा कि शादी विवाह, हम्म, स्त्री की कोई जाति नहीं होती। बिल्कुल जिस नहीं समय पर आपने ये भी देखा होगा वरमाला होती है, वधुमाला नहीं होती, ये बिल्कुल। तो अब चल गया है। यानी वर का वर्ण करती थी बिल्कुल स्त्री या Choice कन्या, रहती थी उनके पास। चॉइस करती थी। बिल्कुल। एक ये भी था, और राजा महाराजा, जैसे अभी मैं नाम लूं आपको, जी जी अहिल्याबाई होलकर। बिल्कुल बिल्कुल होलकर फैमिली के जो राजा थे, एक बार भ्रमण पे निकले हुए थे और किसी गांव में रुकना हुआ। वहां उन्होंने एक बेटी देखी, बड़ी धर्मपरायण, बड़ा साफ सफाई करके पूजा पाठ करके वो अपने मनोयोग से कर रही है, वो उनको पसंद आ गई। जी 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 और उन्होंने अपने बेटे के लिए जी उस अहिल्याबाई का जी उनके पिता से कह के हाथ मांग लिया। आत्मा वाले, ओके। तो उन्होंने ये नहीं देखा जाति क्या है, कैसे है, और वो बालिका आगे चलकर अपने पति के देहांत के बाद जी जी उन्होंने शासन संभाला। और अहिल्याबाई होलकर आज चाहे काशी का मंदिर हो, जी जी चाहे हरिद्वार के घाट हो, जीर्णोद्धार करवाए मुगलों के बाद से। उसके साथ साथ एक घटना और आती है, जी उनका एक बेटा किसी व्यभिचार में फंस गया, जी और न्याय प्रिय इतनी थी, जिस हाथी के साथ उनका बेटा बचपन से खेला, उसी हाथी से उन्होंने कुचलवा दिया था। ओहो, तो ऐसी भी, इस लेवल पे नहीं आया था उनका। हाँ, ऐसी भी विभूतियां हमारे समाज के अंदर है। तो वहां राजा ने कोई जाति नहीं देखी थी, उसका कर्म देखा। और जो बात आती है कर्म के आधार पे थी चीजें। आज जातीयता में आप देख लीजिए, आज कौन सा कर्म बन के रह गया। आज आप किसी को भी देखें, चाहे आज जूते का काम, ये बंद के थोड़ी रह गया कि फलां जाति के व्यक्ति करेंगे। आज बड़े-बड़े शोरूम खोल रहे हैं, व्यवसाय बन गया। तो वो कुछ नहीं है। आप कर्म के आधार पर जो चीजें खड़ी होती है वो सारी चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है। और आज के नौजवान तो कहीं नहीं देख रहे। आज आप एक तरीके से कहें, जो प्रेम विवाह हो रहे हैं आजकल, उसमें जातीय बंधन कहीं नहीं आ रहा है। जाति बंधन, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं क्लैश कर जाती हैं, तो वो समझदारी का अभाव होता है, तो संबंध टूट जाते हैं। बाकी तो सब चीजें बढ़िया से हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इसमें इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा, होता क्या है, जैसे आपने देखा अभी कोई काम होता है कुछ भी, उसमें दो गुट हमेशा हो जाते हैं, एक कांग्रेस वाला गुट, एक बीजेपी वाला। ठीक है, बीजेपी मतलब आरएसएस वाला गुट, ठीक है ना। अब इसमें मैंने जो देखा है, कांग्रेस वाला जो गुट जाता है उसमें कांग्रेस की मानसिकता वाले लोग आ गए, कांग्रेस की मानसिकता के साथ साथ उसमें वो ग्रुप भी आ जाता है जो दलित समाज से कहीं ना कहीं बिलोंग करता है या पिछड़े समाज से बिलोंग करता है। जैसे ही बीजेपी और आरएसएस वाला जो ग्रुप रहता है वो सवर्ण समाज से, संपन्न समाज से जो लोग होते हैं, वैसे संपन्न समाज तो दलित में भी है, लेकिन विचारधारा में वाली बात करूं तो वो अलग अलग डिवाइडेड हो जाते हैं। ऐसा मेरा परसेप्शन, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं सही हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जो अपने मतलब जो भी सीखा, जहाँ पे मैं जाता हूँ, आता हूँ, बैठता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं अभी इस खाई को पाटने की जरूरत है कि पहले हिंदू हिंदू तो एक हो जाओ, बाद में लड़ लेंगे औरों से। तो वो जब भी हो सकता है जब आपका वो रोटी रोटी का तो चल रहा है, रोटी बेटी का जब तक वो नहीं होगा तब तक शायद ये संपन्नता या ये वैभव हमारे देश का जो होना चाहिए, जो श्रम सीमा पे जाना चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं अभी देखिए ये सारी शुरुआत हम खाली ये स्वयं से करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। बिल्कुल। तो कुछ चीजें ऐसी हैं स्वयं से प्रारंभ करनी पड़ती हैं, और फिर हम दूसरे को प्रेरणा दे सकते हैं। जी जी जी। जब हम उसको फॉलो करेंगे तो फिर हमारे पीछे अनुसरण करने वाले या फिर समाज को हम एक दृष्टांत दे पाएंगे, भाई ऐसा होना चाहिए। तो आप बात जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है। और आज की राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीति डिवाइड करती है, बिल्कुल, समाज नीति जोड़ती है। क्योंकि राजनीति तो कभी नहीं चाहेगी एक सब एकजुट हो जाए। बिल्कुल। और एकजुट अगर हो जाएंगे तो फिर उनका अपना अपना जो राजनीति की जो पार्टियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ये चलेगा, ये बस लोगों की समझ को बढ़ाने का एक क्रम है, उसमें हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। संगठन भी अपना प्रयास कर रहा है। मैं बस यही जानना चाहता हूँ, ऐसा कोई हम स्पेशल संगठन नहीं है हमारे पास में आरएसएस में, या हम बना सकते हैं? नहीं, काम कर रहे हैं। मैंने बताया ना सामाजिक, अच्छा आपने जो बताया सामाजिक वाला जो गतिविधि है हमारी, सामाजिक समरसता, यानी समाज को समरस करना, तो एक करना, तो वो गतिविधि के रूप में हमारा काम कर रहा है। ये संघ के 5 अभी जो 100वां वर्ष चल रहा है, उसमें हमारे पंच परिवर्तन के रूप में एक ये
सामाजिक समरसता है, जी जी एक स्व का बोध, जी यानी आप अपना आत्मसम्मान, यानी मेरे देश का, जी, मेरा, जी, ये जी। स्व का बोध, और एक जो है पर्यावरण। भाई पर्यावरण को अगर हम वाइस वर्षा नहीं देंगे तो आने वाले समय की जो पीढ़ी है वो हमको गाली देगी कि बिल्कुल। सब कुछ उन्होंने कर दिया है, पेड़ पौधे, इसके लिए भी हमको काम करना चाहिए। जी जी एक है नागरिक कर्तव्य, ओके कि छोटी छोटी बातें होती है प्रबोधन की, जी, तो वो हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, भाई कोई बात आ गई तो हमें उस समय क्या कहना है क्या नहीं करना जी, है, जी। और हेलमेट लगाना एक मेरी आदत में है या नहीं है। अंतिम कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन का मतलब है कि परिवार के अंदर हम अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को एक साथ बिठाकर ओके जो प्रबोधन की बातें हैं, जी। पारिवारिक व्यवस्था, इन सब का जोड़ना। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जैसे एकल वाली जो मैंने आपको बताई थी, जी जी बच्चों को सिर्फ तब ध्यान आता है कि अगर मैच्योर भी हो रहे हैं कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया या जी, ये जी। फलानी चीज चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। संवाद नहीं है मदर संवाद फादर नहीं में, तो उससे क्या होता है कि फिर गलत चीजें पनपती हैं जी और जी रिश्तों की परिवार दूरियां का, भी बढ़ती हैं। रिश्ते की दूरियां बढ़ती हैं, परिवार भी टूटता है। तो जी, एक जी। कुटुंब प्रबोधन, ऐसे पंच परिवर्तन इस शताब्दी वर्ष में संगम पर विशेष रूप से काम कर रहा है। ओके 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 ओके। तो इसमें अभी मैं संघ की बात करूँ, संघ में सबसे जो ऊपर वाला लेवल से लेके नीचे तक जो आता है वो क्या क्या है? जैसे केंद्र हो गया, एक होता है ना जिला लेवल हाँ, पे, एक गांव लेवल पे। ये संघ का एक स्ट्रक्चर है, जैसे जी, जी। भारत सरकार का अपना स्ट्रक्चर है, जी जी ऐसे ही संघ की एक केंद्र हो गया। ओके। पूरे देश को क्षेत्रों में बांट रखा है, 11 ओके। क्षेत्रों में, फिर 43 प्रांतों में बांट रखा है। ओके। प्रांत के बाद फिर विभाग की इकाई आती है। जी जी तो ये संघ का स्ट्रक्चर है। जैसे अगर हम हरिगढ़ विभाग की बात करें, जी, जी। हाथरस जिला और अलीगढ़ जिला अलीगढ़ मिलाकर हरिगढ़ विभाग बनता है। ओके। उसके बाद फिर आते हैं जिला। जी जी तो जिला, जैसे अलीगढ़ सरकारी जिला है, इसको 3 जिलों में बांट रखा है संगठनात्मक दृष्टि से, ओके। अतरौली, खैर और महानगर, ओके और वो हाथरस जिला हो गया। इस प्रकार से फिर उसके नीचे जो अगर आते हैं तो फिर जैसे ये महानगर है तो इसकी इकाई के रूप में जो नगर बना रखे हैं, जी जी 1 लाख की आबादी पे एक हमारा नगर होता है। ओके वो फिर नगर बने हुए हैं। नगर में फिर बस्ती जी 10-12 हजार की, बस्ती से उपबस्ती, बस्ती और उपबस्ती लेवल की शाखाएं। ओके ओके। ये स्ट्रक्चर है। ये पूरा स्ट्रक्चर अपना संघ का आ गया। हाँ, इसमें भैया एक क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे अभी अपनी बीजेपी को देखा जाए तो बहुत बड़ी पार्टी है, मेरे ख्याल से वो भी शायद दुनिया की सबसे बड़ी हाँ, पार्टी दुनिया की है, सबसे बड़ी पार्टी है ना? तो अभी पहले नहीं थी, अभी ये 10-5 साल से ही सारी हाँ। चीजें हुई है। तो इसमें क्या जब भी कोई बीजेपी फैसला लेती है तो क्या संघ का कोई रोल होता है, हाथ होता है, या स्वतंत्र रूप से बीजेपी अभी अलग छोड़ दी कि आप अपना अलग देखो, हम अपना अलग देखेंगे? हाँ, जो बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बायोलॉजी उनका अपना अलग है, संघ का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है। ओके। वो अपना अक्सर बोला जाता है कि संघ अब के द्वारा कहने वाले ही तो नियंत्रण रहती कहने है वाले तो बीजेपी। कुछ भी कह दें। अब ओके। अपना परिवार है, परिवार जी, में जी। मिलना जुलना रहता ही है। जी जी अभी अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कोई बात करूं और कोई जी। परिवार का मैटर है और जी। नाते रिश्तेदार भी है, पूछने आते हैं और फिर वो जाके कोई निर्णय स्वयं से ही करते हो, जी जी केवल मुझको बताने आए हो, जी जी लेकिन कहने वाले ये भी कह सकते हैं भाई ये इनके बगैर कोई निर्णय नहीं करते, निर्णय जो नहीं ये करते। कहते हैं वही करते जी, हैं। जी। ये लोगों का परसेप्शन है, बाकी निर्णय तो वो स्वयं से करते हैं। ओके ओके। और करते भी तो समस्या क्या है, हम तो परिवार तो हमारा वही है, परिवार में डिस्कस भी कर ही सकते हैं ना, हाँ, डिस्कशन रहता है, डिस्कशन तो रहता ही होगा। डिस्कसन रहता है, बाकी बाकी निर्णय का में तो कोई जो हस्तक्षेप उनका अध्यक्ष है वो पूर्ण रूप से अपना डिसीजन ले सकते हैं। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल और जब 4 लोगों से सलाह लेके कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, बिल्कुल मोनोपोली भी नहीं रही। बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने अभी बात की थी आतंकवाद को लेके, अभी आतंकवादी वाली जो मानसिकता है ये कैसे खत्म हो, इस पे आरएसएस की क्या विचारधारा है, या वो अगर इसको खत्म करना चाहेंगे तो गवर्नमेंट को अगर सजेशन देना चाहेंगे तो क्या वो सजेशन होगा? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं आतंकवाद की, पहले एक बात आती थी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हम भी कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता जी। आतंकवाद का होता है मजहब, मजहब। और वो है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जी, जी। वो है इस्लाम। ओके। आप देख लीजिए, चाहे ब्रिटेन को उठाकर देख लीजिए, चाहे जी, फ्रांस को उठाकर देख लीजिए, जी, जी। दुनिया के अंदर अगर कोई भी मजहबी घटना होगी उसके पीछे वही सोच होगी जो मैंने बताया। जो इस्लाम में ईमान नहीं रखता जी। वो सब काफिर हैं, और काफिर हैं। उसको मानते हुए वो काम कर रहे हैं। अब चाइना में क्यों नहीं करते विरोध? चाइना नागरिकता ही डिटेंशन नहीं है सेंटर वहाँ में पे उनको रखता है, बिल्कुल। उनकी कुरान को भी अलग प्रकार से परसेप्शन दिलाते हुए कहता है, वहां कोई विरोध नहीं करता। जी जी तो वीर भोगे वसुंधरा वाली बात उनके सामने आ जाती है, उनके लठ में दम है, उनके सामने कहीं नहीं बोलता। लेकिन जो आप बात करें आरएसएस तो वही काम कर रहा है, व्यक्ति का निर्माण कर रहा है, शरीर से भी मजबूत हो, बौद्धिक संपदा से भी मजबूत हो, क्योंकि लड़ाई पूरी दुनिया के अंदर विचार की है। विचार। तो विचार परिपक्व होगा, फिर जहां जैसी लड़ाई होगी। और क्योंकि आताताई का अंत, अभी हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी का भी बयान आया है जी जी कि अधर्मी को जी दंड देना
कोई अपराध नहीं है। बिल्कुल। और भगवान राम ने तो पहले ही कह दिया है, भय बिन होए ना प्रीत। भय बिन होए ना प्रीति, सही तो बात। जब तक फिर समुद्र अगर को हाथ जोड़ उद्दंडी जोड़ के ज्यादा तक हैं जी, तो जी। उनको साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाकर उनके कृत्यों का दंड देना पड़ेगा, तभी वो रुकेंगे। आपकी बात से मुझे महाभारत याद आ गई। महाभारत में तो भाई भाई की लड़ाई थी। जी जी। तो वो अधर्म के खिलाफ थे और धर्म के खिलाफ पांडव थे। तो कृष्ण जी ने कह दिया भाई 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 कुछ नहीं होता, चाचा ताऊ कुछ नहीं, जो अधर्मी है वो अधर्मी है, खत्म कर दो। बिल्कुल। तुम नहीं करोगे तो मैं कर दूंगा। तो वाकई ये बात सही है कि जहाँ अधर्म होगा वहां पे फिर खात्मा बहुत जरूरी है। और दूसरा वो लोग एक बात बोलते हैं, अभी हमको ये पढ़ाया गया, अहिंसा परमो धर्म। जी जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। धर्म हिंसा तथैव चैव, भगवान श्री कृष्ण ने कही ये बात। जी जी। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन जब हमारे समाज, राष्ट्र और धर्म पर अगर बात आ जाए तो फिर हिंसा श्रेष्ठ है। फिर हिंसा को, क्योंकि हमें अपने परिवार की रक्षा करनी है। अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। हमें अपने परिवार की रक्षा करनी है, अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है। फिर उसमें देखा नहीं जाता, महाभारत में दिखा दिया उन्होंने, कोई भाई नहीं अगर अधर्म के साथ खड़ा है तो हमारा दुश्मन है। हमारा दुश्मन है। भैया आपके यहाँ पे ना आरएसएस में शायद मॉर्निंग में इवनिंग में, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, एक बड़ी प्यारी सी प्रार्थना होती है और वो बड़ी मतलब मोटिवेशन सा देती है, मतलब जोश सा भर देती है। तो क्या है वो, प्लीज सुनाएंगे इसकी 2-4 लाइनें? देखिए, प्रार्थना वो प्रार्थना ही है जी, जो सारे शाखा के बाद जी, और अपने परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने जी जी खड़े होकर, संस्कृत में वो प्रार्थना है जी, उसको दोहराया जाता है। जी, एक स्वयंसेवक खड़े होकर उसको बोलता है, बाकी स्वयंसेवक दोहराते हैं। यानी वो एक तरह से संकल्प है प्रतिदिन का माँ भारती की सेवा के लिए। क्या है प्लीज बताइए ना। तो उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको बताता हूँ। प्लीज। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितो हम, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। ऐसे करते हुए आगे की और पंक्तियां हैं। तो ये प्रतिदिन दोहराई जाती है। माँ भारती की सेवा और राष्ट्र की सेवा के लिए संकल्प लिया जाता है। ओके, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हमने संघ ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो इसमें आपने से कहा था कि व्यक्ति का निर्माण होता है, तो फिजिकली निर्माण भी होता है हमारा, या हम इससे कुछ लर्निंग ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं जिसमें हमारा पर्सनल भी डेवलपमेंट हो। समाज के लिए तो वो है ही, हम समाज के लिए जब हम खुद कर सीखेंगे तो वो समाज के लिए भी आ जाएगा। तो अपना कुछ पर्सनल ऐसा कुछ? जी, एक संघ के अंदर शाखा के साथ साथ समय समय पर प्रशिक्षण कैंप लगाए जाते हैं। प्रशिक्षण कैंप, हाँ। एक होता है प्राथमिक शिक्षा वर्ग, जी जी, फिर एक कार्यकर्ता प्रशिक्षण भाग 1, कार्यकर्ता प्रशिक्षण भाग 2, और फिर एक होता है सबसे अंतिम वर्ष में, वो होता है नागपुर के अंदर, उसको तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग बोलते हैं। यानी वो फाइनल एक तरीके से फाइनल स्टेज है। हाँ जी जी। तो उसके आधार पर जब इनको सब कर लेता है, जैसे एजुकेशन में भी ना कि ये पढ़ाई कर ली, ये पढ़ाई कर ली तो ये आ जाएगा। जी जी। वो सारी चीजें जब प्रशिक्षण से गुजर जाता है तो हर काम को करने का प्रबंधन, मैनेजमेंट उसका ऑटोमेटिकली स्वतः आ जाता है। ओके। काम करने की, जो आपने पहले कहा था ना कि अलग दिखते हैं समाज में, उनका एक बात करने का तरीका भी एक अलग प्रकार से हो जाता है। यानी व्यक्ति का, जैसे एमबीए कर लेता है ना, एमबीए क्या है, एमबीए भी प्रबंधन सिखाता है ना, व्यक्तिगत जीवन में भी और आपके प्रोफेशनल फील्ड में भी। ऐसे ही संघ से जुड़ने के बाद, प्रशिक्षणों से गुजरने के बाद व्यक्ति का कौशल्य स्वतः ही अपने आप डेवलप हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे अपने स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं जो बड़े बड़े अच्छी एमएनसीज कंपनी में काम करते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं आज जो कुछ हूँ मैं इस संघ के इस कौशल्य व्यवस्था और प्रशिक्षण के कारण आज इस अवस्था में बैठे। वाह, बहुत बढ़िया भैया। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने इतनी सारी चीज़ें आरएसएस के बारे में बताई। कुछ भ्रम थे जो मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट के माध्यम से हर हिंदू के निकलेंगे, और बहुत सारे मुसलमान ही, मैंने कहा ना, देशभक्त हैं, उनको भी आरएसएस में शायद इंटरेस्ट जगेगा आपके विचार सुनने के बाद में कि आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, एक विचारधारा उसके खिलाफ है, और वो विचारधारा गलत देश की है तो फिर वो सबके लिए गलत ही है, वो हिंदू के लिए भी गलत है, वो मुसलमान के लिए भी गलत है। और आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो ये पॉडकास्ट सुनेंगे तो उनको कहीं ना कहीं आरएसएस ज्वाइन करने का इच्छा होगी और वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई आपको फोन करके भी ज्वाइन कर सकता है आरएसएस को, अगर कोई फोन करना चाहे तो, कोई फोन करना चाहे आप, हम उनको स्थान जहाँ पर वो रह रहे होंगे, जी जी, उनको वहाँ का जहाँ शाखा लगती होगी वो स्थान बता दिया जाएगा जी, वो आरएसएस को ज्वाइन कर लेंगे आराम से, कोई परेशानी नहीं है। ओके ओके। तो भैया और आप कुछ 2-4 लाइनें बोलना चाहते हो जाते जाते तो प्लीज। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं,
इतनी बात कहकर दीपक जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज आपने मेरा और अपना समय देकर इस जो संघ परिवार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विचार है आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ नए लोगों तक पहुंचेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आपके इस मुहिम के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। नमस्ते।